हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा मैट्रिसेस और इसके बाद टॉपिक है डिटरमिनेंट। तो आपको वैसे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों साथ में समझने हैं। नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट है, उसमें प्रॉपर्टीज लगा के डिटरमिनेंट को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है ये बताया जाएगा। लेकिन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दो जुड़े हुए चैप्टर हैं। बिना मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट नहीं किए सकते, डिटरमिनेंट के बिना मैट्रिसेस सॉल्व नहीं हो सकती। तो आपको दोनों ही समझने हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा पहले। देखिए, मैट्रिसेस विच इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट। ये कहीं कहीं स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों की बुक वगैरह में तो ये इस ब्रैकेट से यूज की गई है। आगे भी मतलब जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उनमें भी ऐसे की जाती है। लेकिन कुछ अच्छे राइटर्स वगैरह ऐसे भी होते हैं जो दूसरा वाला सिंबल भी यूज करते हैं, मतलब ये वाला भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस का डिनोट करने का तरीका होता है। फिर एंड मैट्रिसेस विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व more than one linear equation। और मैट्रिसेस जो है वो आपको एक साल ये भी सिखाया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर आपने लीनियर इक्वेशन को 10th में आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था 4 मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर मैट्रिसेस की हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी समझेंगे जिसमें 3 इक्वेशन होंगी, बट वो मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। और मैट्रिसेस की सबसे अच्छी बात यही है कि पहली बात तो ये आपका पीछे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि मैथ्स ही आप ना छोड़ दें, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस तो हमेशा ही आएगी। दूसरी बात, 10 इक्वेशन हो, 15 इक्वेशन हो, मतलब 10-15 इक्वेशन का मतलब है कि उनमें 15 वेरिएबल हैं, उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैट्रिसेस उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नोट, मैट्रिसेस गिव ऑलवेज वेरिएबल वैल्यू एंड डिटरमिनेंट गिव ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। मैट्रिसेस जस्ट लाइक बॉडी, डिटरमिनेंट जस्ट लाइक सोल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछे भी जाते हैं। और याद रखने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जब प्रॉपर्टीज आएंगी तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। अब देखिए, मैट्रिसेस को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, लिखा कैसे जाता है, जैसे पूरी बात ध्यान समझना। एक मैट्रिसेस मैंने लिए, तो पहला मैंने लिखा A11, फिर A12, इनके बीच में कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना है, ध्यान रखना। A13 डॉट 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 A1n, ठीक। फिर यहाँ आया 21, 22, 23, 2n डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका आगे आ गए तो कुछ m आ गया होगा, M1, M2, M3 डॉट 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 Mn। तो अब इसमें सीन क्या है, देखिए ध्यान से सुनना पूरी बात। ये वाली जो आपको दिख रही है ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से जो दिखाई दे रही है आपको, ये सारे तो रो हैं, ठीक है। और ये जो आपके खड़े हुए हैं ये सब कॉलम, ये याद रखिएगा, रोज हैं, ये वाली रोज और ये वाले कॉलम, ठीक। अब इसका एक ऑर्डर भी होता है, वो भी देख लीजिए आप। अगर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, तो होगा m/n, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रो काउंट की जाएगी, दैट इज रो। ये है आपकी रो, पहले रो लिखे जाते हैं, फिर कॉलम लिखे जाते हैं, याद रखना। 1, 2 और यहाँ कितने हैं, m, तो m रो हो गई, और 1, 2, 3 और फिर लास्ट में n, तो n कॉलम हो गए। तो m/n इनके कॉलम होते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, ये रो को डिफाइन कर रहा है, ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है। अगर पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, ए में कितने एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, m n।
अब आप सोचोगे मल्टीप्लाई तो यही है, तो ये मल्टीप्लाई लिखने का तरीका है। m बाई n का मतलब है कि m जो है वो उसकी लेंथ है और n जो है वो उसकी विड्थ है, और जब एलिमेंट पूछे जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तो वो mn हो जाएगा। ठीक है, जैसा 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 का मतलब है कि 3 रो है और 2 कॉलम है, लेकिन एलिमेंट पूछे जाए तो 3 × 2 6 हो गया। समझ आ गई बात, तो 6 एलिमेंट होंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे जैसे ये A11 का क्या मतलब है, यहाँ A का मतलब है एलिमेंट, 11 का मतलब है पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो n कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो n कॉलम का एलिमेंट। ये ऐसे बोला जाता है। आपने वो देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप कॉलम वाइज चलेंगे तो ABCD चलती है, और अगर रो वाइज चलेंगे तो 1 2 3 नंबर चलते हैं, वही है ये। और वो जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट ही एरे और पॉइंटर का काम करते हैं, जो कि वायरसेस या एंटी वायरसेस बनाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी इन्होंने ही बनाया है। समझ आ गई बात। तो ये आपका कायदा होता है मैट्राइसिस को लिखने का, और उसमें जो देखिए मैं ऐसे याद रखता हूँ, ये पड़े हुए हैं रो हैं, खड़े हुए हैं कॉलम है। यानी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लोकल लैंग्वेज में अगर पढ़ा बोला जाए तो जो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो रो हैं, और जो खड़े हुए हैं वो कॉलम है। सबसे सिंपल भाषा। ठीक है, ये तो हुआ आपका ये बात। अब इसमें कुछ डेफिनेशन आएंगी जिनका यूज हम लोग करेंगे, तो आप तो पहले तो उसे नोट कर लीजिए, फिर डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली डेफिनेशन जो होगी आपकी वो होगी रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है सिंगुलर वर्ड, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ड है मतलब कि, और मैट्राइसिस, जब भी काफी सारी मैट्राइसिस होती हैं तो उसको मैट्राइसिस बोलते हैं, प्लूरल वर्ड होता है। और अगर एक है तो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स जो है, इसीलिए हमने बोला हुआ है रो मैट्रिक्स। तो इफ ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर आपके पास केवल एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही रो है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक है ABC, कॉमा वॉमा कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना। ठीक, तो इसका आपको पूछा है ऑर्डर क्या है, तो देखिए इसमें कॉलम है 3 और रो केवल एक है, तो 1/3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, फिर आपका है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स if a matrix has only one column is called column matrix। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ABC ये लिखा हुआ है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम है और रो कितनी है, 1 2 और 3, तो 3/1 हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरी आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दोज मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम सेम हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि लेंथ और विड्थ बराबर हो जाती है। जैसे A इक्वल टू मान लीजिए ABC 3 2 1 C D F, तो ये हो गई 3/3, 3 रो और 3 ही कॉलम। ठीक, तो इसका मतलब है अब 2/2 भी हो सकती है, 4/4 भी हो सकती है, 5/5 भी हो सकती है, 6/6 भी हो सकती है। मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। नोट करिए फटाफट। ठीक है, इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, अब नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं, रेक्टेंगुलर में नहीं होते। तो दोज मैट्रिक्स which do not have a row equal to column, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर रो ग्रेटर देन कॉलम, या फिर
कॉलम ग्रेटर देन रो। ये दोनों ही कंडीशन है, मतलब एक रो और कॉलम बराबर ना हो, रो कॉलम से ज्यादा हो जाए तो भी रेक्टेंगुलर, कॉलम रो से ज्यादा हो जाए तो भी रेक्टेंगुलर। जैसे दोनों के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर क्या हो गया, 3/2, 3 रो हैं और कॉलम 2 है। या फिर ए इक्वल टू 1 2 3 3 2 1। अब इसमें 2/3, ये भी रेक्टेंगुलर। ठीक, तो रेक्टेंगुलर जो है वो दो टाइप का होता है, रो ज्यादा हो कॉलम कम हो तो भी रेक्टेंगुलर, कॉलम ज्यादा हो रो कम हो तब भी रेक्टेंगुलर। दोनों कंडीशन रेक्टेंगुलर की है। इसके बाद हेडिंग डालिए डायगोनल मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, बाद में आप लोग वही गलती करते हैं जो मैं आपको बोलता हूँ मत नहीं करनी है। मैं आपको बोलता हूँ लेक्चर ध्यान से देखिए और उसमें हर बात बताई गई होगी, जो मैंने जो भी बताई है सब पत्थर की लकीर है। अब आप ध्यान से देखते ही नहीं, तभी आपके क्वेश्चन के मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मेरे आंसर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। वो आप देखो, अब ध्यान से नहीं आ रहे तो आपने गलती की है कुछ ना कुछ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स विच प्रिंसिपल diagonal have element but all the elements of given matrix are zero except diagonal। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हो, लेकिन उसके अलावा जो भी एलिमेंट हो सारे जीरो हो जाए। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डायगोनल कौन सा, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज योर डायगोनल, और डायगोनल ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, दैट इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ इशारा कर रहा है 1 2 3। तो आपने कहा जाए डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हो, उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट अगर उसमें जीरो हैं तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नोट करिए फटाफट। अब डायगोनल के साथ जुड़ी हुई दो डेफिनेशन और है, तो ध्यान दें। एक होती है कांस्टेंट या स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, those matrices which have all the elements are zero except diagonal, and the diagonal have a constant value या स्केलर वैल्यू, उसको हम कांस्टेंट या स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं k 0 0 0 k 0 0 0 k, वेयर k इज आर्बिट्रेरी। यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर यहाँ आ सकता है। जबकि आपने जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर ऐसा नहीं था। डायगोनल में क्या था कि और सारे एलिमेंट जीरो थे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट का कहना ये था कि भाई हमारे पास जो है बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, केवल डायगोनल हमारे पास होगा। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितनी भी स्केलर और कांस्टेंट मैट्रिक्स हैं वो तो डायगोनल होती हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, तो विच इज नॉट ट्रू। अगर मैं बोलूंगा कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरी चीज और है, मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होगी, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक, तो दो मैट्रिक्स is called identity which all the elements are zero and except
except diagonal and the diagonal have the element which is always equal to 1। मतलब जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी वो सारी की सारी के डायगोनल के एलिमेंट केवल 1 होंगे, बाकी उसके अलावा जितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे वो सब 0 होंगे। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देना, I2 तो उसका मतलब है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूंगा I3 मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसका मतलब होगा। अब इसका क्लियरली मीनिंग है कि स्टेटमेंट जारी करते हैं। देखिए, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। सही बात है, जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं वो कांस्टेंट भी होती हैं, क्योंकि उसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट होता है जो कि कांस्टेंट है, और डायगोनल तो है ही है, तो इसलिए डायगोनल भी होगी। लेकिन एवरी स्केलर मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी, नो। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, नो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, 3 मैट्रिक्स एक जैसी है, डायगोनल, कांस्टेंट और आइडेंटिटी। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर भी बोल सकते हैं और डायगोनल भी बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल और कांस्टेंट को हमेशा आइडेंटिटी बोला जाए ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है आपका नल मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए, मैंने बोला जब कोई भी थ्योरी आती है तो उसमें 2 चीजों की बातें जरूर होती हैं, वो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या कुछ भी हो। ठीक है, या आपका कंप्यूटर ही क्यों ना हो, 0 और 1 हमेशा याद आएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे जो है वो 1 का काम करेगा, और क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो जो काम नंबरों में 1 करता है वही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी करती है, और जो काम नंबरों में 0 करता है वही यहाँ नल मैट्रिक्स करेगा। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? दो मैट्रिक्स विच all the elements are 0, all the elements are 0। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो जाएं वो होता है आपका नल मैट्रिक्स, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है O2, मतलब ये 2x2 का नल मैट्रिक्स है। O3 मतलब ये 3x3 का नल मैट्रिक्स है। अब O2 और O3 का मतलब ना तो ऑक्सीजन है ना ओजोन है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पे O2 का मतलब है 2x2 का 0 नल मैट्रिक्स, और O3 का मतलब है 3x3 का नल मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक होती है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, ध्यान समझ लेना, यूज करेंगे। इफ A and B be any two इक्वल मैट्रिसेस, 2 हैं इसलिए मैट्रिसेस दिया जा रहा है। व्हेन द ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 तो B इक्वल टू भी 1 2 3 4, A इक्वल टू B। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि A में 4 एलिमेंट और 4 रो और 2 कॉलम हो जाए, और B में 2/3 हो जाए, मतलब B में 2 रो और 3 कॉलम हो जाए, बराबर ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ साथ उनके ऑर्डर भी बराबर होने चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। अगर ऑर्डर बराबर नहीं हुए या एलिमेंट्स बराबर नहीं हुए, दोनों में से कोई भी एक हो गया, तो मतलब इक्वल मैट्रिसेस नहीं बनेंगे। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पीछे आपके ऑपरेशंस होते थे, वैसे यहाँ पर भी ऑपरेशंस होते हैं। जब थ्योरी लेके आ रही है मैट्रिसेस, थ्योरी जो होती है वो नई थ्योरी है, आपको कोई चीज सिखाई जा रही है, तो उसमें हर चीज यूज होगी। 0 1 यूज हो गया, ठीक है। अब एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता, ठीक है, उसकी जगह इनवर्स ले लेता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और सबसे अच्छी बात है सब्ट्रैक्शन जो आपको दिया गया होगा या एडिशन दिया गया होगा या जो भी आपको दिया गया होगा, उन सब के लिए आपको एक एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, और हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आपको करनी है, जो कि मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद जब अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे तो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। हाँ, दैट इज नॉट अ बिग डील,
ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सीन ध्यान सुनिए। इफ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस देन A plus B exist only when order of A equal to order of B and A minus B exist only when order of A equal to order of B। ये याद रखना थ्योरी, क्योंकि मैट्रिक्स से सबसे ज्यादा थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होंगे, लेकिन थ्योरी जो है ना वो आपको नचा देगी, आपको समझ में ही नहीं आएगी क्या हो गया, और ये पॉइंट ही आपकी हेल्प करेंगे। और 3 चैप्टर आप पढ़ चुके हो जिसमें मेरी बात ना मानकर आप देख चुके हैं, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूँ जैसा बता रहा हूँ वो वैसा ही होगा, ठीक। तो ये दोनों जब आपस में बराबर होंगे तभी ए प्लस बी डिफाइन होगा, तभी ए माइनस बी डिफाइन होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया ए बराबर 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 3 2 1 3 1 2 2 5 2। मान लीजिए मैंने बोला चलिए ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर है। कैसे ऐड होंगे, 1 में 2 ऐड होगा 3, 2 में 3 ऐड होगा 5, 3 में 4 ऐड होगा 7, 4 में 1 ऐड होगा 5। फिर ए में से बी माइनस करेंगे, बिल्कुल, ए में से बी भी माइनस हो जाएगा और बी में से ए भी माइनस हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि ए में से ही बी क्यों माइनस किया, बी में से ए क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज मैं ए माइनस बी किया, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दोनों एग्जिस्ट क्यों हुए, क्योंकि इनके ऑर्डर आपस में बराबर थे, ठीक। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि सी और डी के साथ क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, यहाँ पे सी प्लस डी निकाल सकते हैं। सी में यानी 1 और 3 4, फिर 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 और 5 7, और 1 और 2 3। सी प्लस डी हो गया, इसी तरीके से माइनस डी निकल आएगा। लेकिन क्या ए प्लस सी निकलेगा, ए और प्लस सी नहीं, क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा, ये 3 कहाँ हवा में ऐड करोगे, समझ आ गई बात, क्योंकि इनके और इनके ऑर्डर बराबर नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। यही बात यहाँ बोली गई है कि चाहे मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करना हो या माइनस करना हो, ये बात ध्यान रखनी है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, तभी ऐसा संभव है, वरना संभव ही नहीं। क्लियर है, नोट कर लीजिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसके बाद आप पॉइंट को समझ लीजिए आप जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक नोट है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट टू ए मैट्रिक्स देन वी ऑलवेज रिमेंबर दैट the constant will be multiplied in all the elements of given matrix। मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई वो ऐसे होगा कि उस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट होंगे उन सभी में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ए इक्वल टू है 3 2 4 माइनस 1, मैंने बोला चलिए 5a निकालिए, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ -5। अब इसमें कांस्टेंट का डिवीजन भी होगा तब भी यही होगा। तो यहाँ पे इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक, यहाँ पे भी a matrix and we always remember that the constant will be multiply or divide in all the elements of given matrix। तो डिवाइड में भी यही होता है। जैसे if b equal to 1 2 3 -5 ये दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है 1/2 भी निकालिए, ठीक, यानी कि 2 का डिवाइड करिए तो यहाँ 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 3/2, यहाँ -5/2। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने मैट्रिक्स में डिवीजन तो मना किया था, तो चाचा ये मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं है, ये मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का डिवीजन है।
समझ आ गई बात? इस याद नाम चीज़ को याद रखिएगा। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। ये तो किसी नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात थी, किसी कांस्टेंट की, ठीक। अब हम आते हैं कि मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई की जाएंगी तो कैसे होंगी। क्लियर है? तो हेडिंग लगा लीजिए, मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नोट करिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब मैं सबसे पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा। मैंने बोला मैट्रिक्स में थ्योरी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। थ्योरी गई, मैट्रिक्स चली गई, ध्यान रखना। मेरी बात आपने नहीं सुनी तो आप चले गए, फेल हो जाओगे, तुम जानो तुम्हारा काम यहाँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ऑर्डर बराबर हो या ना हो, लेकिन चीजें क्या बराबर है। देखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर P by Q and M by N respective। क्या मतलब हुआ इसका? बोला A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर P by Q है और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M by N है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ A बराबर P by Q एंड ऑर्डर ऑफ B बराबर M by N। सपोज आपको A B निकालना है, बोला गया है कि A B एग्जिस्ट करता है, मतलब A B का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मल्टीप्लाई कब हुआ और कब होगा उसके लिए आप ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दें। मल्टीप्लाई के लिए जरा यहां लिखिए P by Q, A का ऑर्डर क्योंकि A पहले है और B है बाद में, तो M by N। तो ये केवल और केवल तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब Q और M आपस में बराबर होंगे। अगर Q और M आपस में बराबर नहीं हुए तो ये मैट्रिक्स A और B मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैंने बोला हुआ है BA ये एग्जिस्ट करे, तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? तो आप यहाँ लिखेंगे पहले B, M by N, यहाँ P by Q, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तब करेगा जब N P के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है ना? कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो तो आपको ये एक चीज यहां याद रखनी है कि ये अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, Q M के बराबर है तो A B एग्जिस्ट, N P के बराबर है तो B एग्जिस्ट, वरना एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, नोट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नॉट कम्यूटेटिव। अब सवाल आता है ये कम्यूटेटिव क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए। कम्यूटेटिव पिछली साल सेट थ्योरी में पढ़ा था, मींस ए बी बराबर बी ए, यानी अगर दो लोग हैं, दो मैट्रिक्स हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ए बी बराबर बी। अगर यहां एडिशन दिया होता तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मतलब सीधा और उल्टा बराबर। तो ये मैट्रिक्स के केस में कभी नहीं होगा। कम्यूटेटिव का मीनिंग है ये ए बी बराबर बी ए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कम्यूटेटिव मींस, कम्यूटेटिव ऐसे लिख लो इसको तो आपको याद रहेगा। कम्यूटेटिव तो यहां हो गया भाई, कम्यूटेटिव जो है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता। यहां पे कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई मींस ए बी बराबर बी ए, ये इसका मीनिंग है। और ये मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं होगा, समझ आ गई बात? नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। नीचे मीनिंग लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यहाँ आपने नॉट इक्वल क्यों नहीं लगाया, जब आप नॉट बोल रहे तो यहाँ नॉट इक्वल लगाओ। तो चाचा मैं बोल रहा हूँ कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई मींस, ये इसका मीनिंग है ए बी बराबर बी है। लेकिन ये नोट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा यानी ये भी नहीं होगा। समझ आ गई बात? ये मीनिंग है, तो मीनिंग समझिए क्या बोला हुआ है। समझ आ गई बात? ये तो रही आपका ज्ञान मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अब वो वाली बात समझ लेते हैं जरा जो अभी आपसे कही गई है कि भाई मल्टीप्लाई होता कैसे है। तो आप मल्टीप्लाई पहले सीख जाओ, फिर आपको ये बात भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। देखो, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया हुआ है 5 2 3 1 सपोज।
आपसे बोला ए बी निकालो, तो देखो कैसे निकलेगा ए बी। तो याद रखिए मेरी बात कि कैसे निकलेगा, उसको ध्यान सुने। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का कॉलम में किया जाता है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बना के करेंगे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसा ही बनेगा हर बार। देखो कैसे, ये रही रो, ठीक, और ये रहा कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, क्या बोला मैंने, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बन जाएगा क्योंकि ये पहली रो पहला कॉलम है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बन जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बन जाएगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ का एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे निकाला जाएगा, ठीक। देखो कैसे, देखिए ना, पहले मैंने 1 2 को 5 और 3 में मल्टीप्लाई किया, तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ 5, 2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ 6, ठीक, तो प्लस लगा दिया। अब आगे जाओ, 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2, यानी कि एक रो और एक कॉलम पहला, फिर यही रो ये वाला कॉलम दूसरा। अब आ जाओ यहाँ। अब यहाँ लोग गलती क्या करते हैं कि 3 4 का मल्टीप्लाई 5 3 में ना करके 3 5 में कर देते हैं, मतलब ये ऐसा बन जाता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर ही होगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो 3 का 5 में 15, 4 का 3 में 12, फिर 3 का 2 में 6, 4 का 1 में 4, मल्टीप्लाई हो गया, सोल्व कर लो। 11 15 और 12 27, ये हो गया 4 6 4 10, ए भी निकल आया, क्लियर कट। अब सिमिलरली हम यहीं पर बी ए निकालेंगे, और आपको मैं वहां पर दिखा भी दूंगा कि क्यों नहीं कम्यूटेटिव हुआ। समझ आ गई बात। तो और कोई भी थ्योरी तब तक नहीं बोली जा, ऐसा नहीं है कि कभी होगा ही नहीं, तो वहां नॉट लिखा हुआ है, नेवर नहीं लिखा हुआ, हो भी सकता है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, नहीं, तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मे और मे नॉट भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारे केस में नहीं क्यों ही जवाब देना होता है। 5 2 3 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 करो मल्टीप्लाई। देखो फिर वही रो का कॉलम में, रो का हाथ का डिजाइन देखिए, रो कॉलम मल्टीप्लाई रो कॉलम। 5 का 1 में 5, 2 का 3 में 6, फिर 5 का 2 में 10, 2 का 4 में 8, फिर 3 का 1 में 3, 1 का 3 में 3, फिर 3 का 2 में 6, 1 का 4 में 4। ये सॉल्व किया, 6 5 11, 3 और 3 6, 18 और 10। अभी मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स बताई कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, कि इक्वल मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर होने चाहिए, ऑर्डर में भी और उनके एलिमेंट में भी। देखो जरा यहाँ एलिमेंट बराबर है क्या, नहीं, तो फिर ए बी बराबर बी ए नहीं हो। यही बात आपको समझाई गई है। दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस प्लस थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। क्लियर है, नोट करिए और आर एस अग्रवाल की बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज आपको होमवर्क दूंगा कुछ में, फिलहाल ये नोट करो। ठीक है, एक्सरसाइज 5 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दीजिए, पहला पूछा है द नंबर ऑफ रो इन, तो काउंट कर लीजिए कितनी रो है, 3, द नंबर ऑफ कॉलम 4, फिर बोला है द ऑर्डर 3/4, क्योंकि पहले रो फिर कॉलम लिखते हैं। नंबर ऑफ ऑल एंट्री, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एंट्री हो गई। फिर बोला हुआ है 5वें पार्ट में A23, तो A23 का मतलब है दूसरी रो और तीसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, तो दूसरी रो में जाइए और तीसरे कॉलम में जाइए, तो दूसरी रो एंड तीसरे कॉलम में 8 लिखा हुआ है। फिर 3A में 3 1 में क्या लिखा हुआ है, तो तीसरी रो में जाओ, पहला कॉलम √2 लिखा हुआ है। ये सारे नंबर जो पूछे गए वो आपको निकालने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डर निकालना है, सिखाया जा चुका है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सिखा चुका हूं तो आराम से हो जाएंगे, लेक्चर देखेंगे तो आराम से हो जाएंगे। तीसरा बोला हुआ है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसके में 18 एलिमेंट है, तो लेट ए मैट्रिक्स ए बी एनी मैट्रिक्स इन विच 18 एलिमेंट आर सिचुएटेड। आपसे पूछा हुआ है इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, और पॉसिबल ऑर्डर का मतलब होता है कि 18 के कितने फैक्टर होंगे। तो देखिए द पॉसिबल ऑर्डर आर, क्या क्या होंगे, पहले 1 × 18, तो ये 18 का क्या हो जाएगा, यानी 18 मल्टीप्लाई में 1, तो 18 × 18, यानी 18 का पहला जो फैक्टर होता है वो 18 होगा। तो 1 × 18 मतलब एक रो 18 कॉलम, 18 × 1 18 रो एक कॉलम, 9 × 2 2 × 9, 6 × 3 3 × 6, ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये इतने ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, यानी कि मैट्रिक्स के में अगर आपसे पूछा गया कि इतने एलिमेंट हैं
और कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं, तो उनके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर जितने होंगे उतने ही उसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में, चौथे वाले में आपसे बोला हुआ है कि आपके पास ए एलिमेंट, एक ए मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट हैं, उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 into 7, 7 into 1, तो यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क लगा लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब आप 5 पे। अब जो 5 से लेके आखिरी तक क्वेश्चन दिए हुए हैं 9 तक, उनमें कब में कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक ध्यान दीजिए कैसे पूरा थ्योरी की जाएगी। बोला है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, तो आपने एक मैट्रिक्स बनाई ए जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है 3/2, तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक, 3/2 का मतलब है कि 3 रो होनी चाहिए। पहला A11, A12, 2 कॉलम, तो कॉलम अब 2 ही होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ 21, यहाँ पे 22, यहाँ 31, यहाँ पे 3। ये हो गया आपका 3/2 का मैट्रिक्स। ध्यान रखना क्या बोला गया है, उसके लिए थ्योरी पढ़नी जरूरी है। बिना थ्योरी पढ़े आपको कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। कहाँ जाएगा ये मैट्रिक्स, हमने सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्ट बोला हुआ तो पहले वो मैट्रिक्स तैयार करिए जितने की बोली गई है। बोला 3/2, तो 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम। अब पहली रो पहला एलिमेंट 1 1 हो गया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 हो गया। अब पहली रो तीसरा कॉलम इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉलम 2 ही है। फिर रो दूसरी में आ जाओ, तो दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 हो गया, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, बन गए सारे। अब इसमें एक फंक्शन दिया गया मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें बोला हुआ है कि aij बराबर 2i माइनस j, ये बोला हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ i का मतलब रो है और j का मतलब है कॉलम। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहले मैंने निकाला a11, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यहाँ 1 1 रखोगे तो 2 - 1 is 1। फिर 1 2 रखा जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ 1 यानी यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 0 हो गया। फिर 2 1 रखा जाएगा, तो यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 मतलब 4, यहाँ 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर 2 2 रखेंगे, यहाँ 2 4 यहाँ 2 2 यानी 2 हो जाएगा। फिर 3 1 रखा जाएगा, तो यहाँ 3 यहाँ 2, तो ये हो गया 6 - 2 यानी 4। फिर लास्ट में 3 2 रखा जाएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 और यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 1 था, तो यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यानी 6 - 2 = 4। सारे हो गए। अब ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है, पुट इन ए में, तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। पहला 1 0 3 2 5 4, ये आपकी 3/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा मैट्रिसेस का। तो पहले वो मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर लीजिए जो आपसे कही गई है, उसके बाद उसमें जो फंक्शन दिया गया उसका इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल लीजिए और रखते जाइए, आंसर मिलते जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज के 6 7 8 9 होमवर्क लगा लीजिए। ठीक, इसमें बस यही करना था, नोट कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कल हम लोग एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। और होप सो अगर वो कल ही ख़त्म हो जाती है तो मल्टीप्लिकेशन की अगली एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगी, उसको करेंगे। ठीक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चौथी एक्सरसाइज से शुरू होगा, इसलिए अभी तो ये मल्टीप्लाई वो एडिशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और ये सब होंगे, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। मेन जो एक्सरसाइज है वो चौथे से स्टार्ट होगी। फिलहाल ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी पूरी ढंग से पढ़ के आइएगा। कल जब एक्सरसाइज बी स्टार्ट हो तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या एडिशन ना आता हो, तो ढंग से पढ़ लेना, एक बार तैयार कर लीजिए, पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए, क्लियर है। लेकिन समझ में नहीं आई है ना, तो आप लेक्चर को ही ध्यान से देखिए, उसमें ये पूरी बात समझाई गई है और इसीलिए उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता भी जाएगा, क्लियर है। चलिए आज का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, कल लेक्चर में मिलते हैं।